हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रैथला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में आपको स्त्री केसर, गुरु, बीजाणु धानी जिसे आप बीजांड कहते हैं तथा भ्रूणकोश का अध्ययन कराएंगे। यह आपका जो टॉपिक है जीव विज्ञान, जो चैप्टर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, उससे लिया गया है। पिछले वीडियो में आपको पुंकेसर और परागकण के निर्माण का अध्ययन कराया गया था और परागकण की संरचना के बारे में भी बताया गया था। इस वीडियो में आपको स्त्री केसर, गुरु, बीजाणु धानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश का अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर, एकांडपी या बहु स्त्री केसर, बहु अंडपी हो सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो आपका जायांग है वो एक स्त्री केसर अर्थात उनमें अंडप की संख्या, कार्पल की संख्या एक होगी तो उसे मोनोकार्पेलरी या एक अंडपी कहेंगे। ठीक इसी तरह अगर एक से अधिक हो रहे हैं या बहुत सारे हैं तो उसे बहुअंडपी या बहु स्त्री केसर कहते हैं। जब कार्पल की संख्या या अंडप की संख्या बहुत अधिक होती है तो इसे बहुअंडपी कहा जाता है। वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित या युक्तांडपी हो सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जहाँ पर अंडपों की संख्या बहुत अधिक होती है तो वहाँ पर अंडप आपस में जुड़ भी सकते हैं या स्वतंत्र भी हो सकते हैं। तो जब अंडप आपस में जुड़े होते हैं, कार्पल जुड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं युक्तांडपी या सीन कार्पस। आगे फिर बोला जा रहा है स्टूडेंट, या फिर ये आपस में स्वतंत्र वियुक्तांडपी या एपोकार्पस हो सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जब कार्पल आपस में जुड़े होते हैं, अंडप आपस में जुड़े होते हैं तो उसे युक्तांडपी या सीन कार्पस कहते हैं। इसके साथ ही जब अंडप स्वतंत्र होते हैं, जुड़े नहीं होते, तो उसे वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो जायांग स्त्री केसर है उसका मादा जनन अंग, उसके 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, जिसे आप स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल वर्तिका तथा अंडाशय ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो स्त्री केसर के 3 भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, या हिंदी में आप कह सकते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। स्टूडेंट, जो वर्तिकाग्र है वहाँ पर परागकण आकर ठहरते हैं, गिरते हैं। एक तरह से अवतरण मंच का कार्य करता है जहाँ पर ये आपका गिर रहे हैं। स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, और जो स्त्री केसर होता है उसका आधारी भाग कुछ फूला हुआ होता है, उसे आप अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय तथा स्टिग्मा को जोड़ने वाला एक लंबी पतली संरचना होती है जिसे आप स्टाइल कहते हैं। तो स्त्री केसर के 3 भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आगे देखिए इसमें, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा एज ए कोष्ठक होता है। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा या नाड़ स्थित होते हैं। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणु धानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, ओवरी के जो नीचे, ओवरी के अंदर का जो भाग है वो कोष्ठक वाला भाग है जिसमें आपका गुहा है, और उसी से जुड़ा हुआ एक अपरा प्लेसेंटा होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो वहाँ तो उससे उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणु धानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1, अंडाशय जो आपका ओवरी है अगर उसमें बीजांड 1, कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे गेहूं, धान, आम, उनमें ओव्यूल या बीजांड 1 है, जबकि कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे पपीता, तरबूज तथा ऑर्किड, उसमें 1 से अधिक ओव्यूल या बीजांड होते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बीजांडों की संख्या कुछ पौधों में 1 होती है, कुछ पौधों में 1 से अधिक होती है। यहाँ स्टूडेंट ध्यान दें, आगे आपका बीजाणु धानी। तो बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो
बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, द्वारा आपस में जुड़ी होती है। तो ध्यान दें स्टूडेंट, जो बीजांड है वो एक छोटी सी संरचना है और ये बीजांड वृंत द्वारा आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। बीजांड को, जो बीजांड की काया है, बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र से संगलित होती है। नाभिका जिसे हाइलस कहते हैं उससे जुड़ी होती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। जो ओव्यूल है स्टूडेंट, उसका बाहरी परत अध्यावरण या इंटेगुमेंट कहलाता है। इसकी संरचना संख्या जो है एक या दो होती है। ये सुरक्षा करता है, बीजांड का बाहर से क्या करता है, सुरक्षा। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। स्टूडेंट ध्यान दें, इसी ओव्यूल में बीजांड में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे आप माइक्रोपाइल कहते हैं या रंध्र यहाँ बोला जा रहा है। उसको छोड़कर चारों तरफ से, बीजांड के चारों तरफ से, जब आपको संरचना दिया जाएगा तो आप उसमें देखेंगे, तो बीजांड के चारों तरफ से अध्यावरण या इंटेगुमेंट लेयर आपकी घिरी हुई है, और जो बीजांड या ओव्यूल की सुरक्षा कर रही है बाहर से, किंतु वह परत सभी जगह पर नहीं फैली है। जैसे एक जगह आपका रिक्त स्थान है जिसे आप माइक्रोपाइल या रंध्र कह रहे हैं। बीजांड द्वारा सिरे के ठीक विपरीत, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग या कैलजा होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, जो बीजांड द्वारी कहा जा रहा है माइक्रोपाइल, उसके ठीक विपरीत वाले भाग को आप कैलजा या निभाग कहते हैं, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जो ब्यूल होता है, वो ब्यूल का जो आधारी भाग है वो कैलजा है, या कैलजा यहाँ हिंदी में लिखा गया है, कैलजा है। और ठीक उसके विपरीत ऊपर अगर आप जाते हैं तो माइक्रोपाइल है, छिद्र है, बीजांडी द्वार है, वह आपका है। और उसी बीजांडी द्वार माइक्रोपाइल को छोड़कर आपको सभी कह सकते हैं जगह पर इंटेगुमेंट की परत पाई जाती। आगे आप देख रहे हैं, अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट, अध्यावरणी जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट एक परत है, एक जिनकी संख्या एक दो है, और ये बीजांड को चारों तरफ से घेरे है, और वो कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। और जो बीजांड काय है न्यूसेलस आपका, वो उसमें प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं आहार सामग्री, भोजन की सामग्री या पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु जो उसमें निर्मित होगा तो वो गुरु बीजाणु एक ही अकेला भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब यहाँ स्टूडेंट आपको दिया जा रहा है गुरु बीजाणु जनन, कि गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं या गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से, स्टूडेंट हैं ये परिभाषा है आपका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। मातृ कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा होगा गुरु बीजाणु का निर्माण। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। स्टूडेंट आप जानते हैं, जब
अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी आपको यही दिया जा रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम जो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में हो रहा है उसमें 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। आगे आपके लिए है स्त्री या मादा युग्मकोद्भिद। इसमें आप देखिए स्टूडेंट, अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है। जो गुरु बीजाणु अभी बने हैं 4, उसमें से एक ही कार्यशील रहेगा और बाकी जो आपके बच रहे हैं 3 वो नष्ट हो जाते हैं, अल्प विकसित रहते हैं। तो यहाँ देखिए आपको कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अल्प विकसित हो जाते हैं। केवल आपका एक ही केवल कार्यशील है, बाकी 3 नष्ट हो गए हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री जो मादा है युग्मकोद्भिद भ्रूण कोष के रूप में विकसित होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकी बनाते हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इसके बाद समसूत्री विभाजन होगा और 2 केंद्रकों का निर्माण होगा जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट भ्रूण कोष की रचना करते हैं। अब 2 केंद्रक वाला भ्रूण कोष निर्मित हो चुका है। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकी विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकी तत्पश्चात 8 केंद्रकी भ्रूण कोष की संरचना करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक वाली संरचना का निर्माण होता है। उसके बाद 2 से 4, 4 से 8 केंद्रकी भ्रूण कोष की संरचना का निर्माण होता है। 8 में से 6 न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियाएं भित्ति कोशिकाओं से घिरी रहती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं। जो 8 केंद्रक वाला भ्रूण कोष है उसमें से 6 ठे आपका कोशिकाओं की भित्ति से घिरी हैं और बाकी 2 आपका अलग हैं और उनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो उपकरण के नीचे बड़े केंद्र की कोशिकाओं में स्थित रहते हैं। तो स्टूडेंट आपका है, अभी हम भ्रूण कोष के बारे में आपको अगले वीडियो में अध्ययन कराएंगे। तो उसमें एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल और ईग आपस में मिलकर ईग एपरेटस बनाते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईग एपरेटस क्या होता है या ईग एपरेटस पर टिप्पणी लिखे या बहुविकल्पी में आपको बोर्ड में पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है कि ईग एपरेटस का निर्माण कौन करता है, तो उसका आंसर होता है सिनर्जिड सेल और ईग सेल। तो ये अगले वीडियो में आपको हम इसका अध्ययन कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना है।